नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TCT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। हो सकता है कि किसी एक कैंडिडेट को इन वीडियोज़ की ज़रूरत हो और वो किसी आर्थिक अभाव में अपनी तैयारी नहीं कर पा रहा हो। ठीक है, वो स्त्री भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसीलिए आप वीडियो को शेयर करते रहिए। जो भी आपके पास पब्लिक प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सअप स्टेटस लगा के, टेलीग्राम है, फेसबुक है, जिस पे भी आप शेयर कर सकते हो, शेयर करते रहिए। अपने साथियों से भी कहिए कि शेयर करते रहें। बात वही है कि जितना हम मेहनत कर रहे हैं उसके अनुरूप फीडबैक हमें थोड़ा सा कम मिल रहा है। अब ये आपकी इच्छा है कि आप अपने परिवार को बड़ा कीजिए या ना कीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। हमने तो परिवार का जो एक तरीके से कहें कि एक संस्था है वो बना दी है। अब आपको विस्तार करना ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इसी के साथ में हमारा जो लक्ष्य है वो हम पूरा करेंगे कि हमने जो कहा है कि आपको पाठ्यक्रम TCT PGT का जो फुल कोर्स है वो हम आपको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। और इतना अच्छा हम आपको कंटेंट दे रहे हैं कि अभी तक आपको पूरे YouTube पे आप सर्च कीजिएगा, जिन कवियों को हमने पढ़ा है भक्ति काल में, विशेष करके आप देखेंगे रसखान है, मीराबाई है, हरिदासी संप्रदाय है, इन सब को अगर आप कहीं पे सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे। मीराबाई आपको, रसखान आपको मिलेंगे, लेकिन वो 9th और 10th की NCERT के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे, ना कि TCT PGT किसी भी राज्य से संबंधित होने वाली जो आपकी शिक्षक संबंधी, हिंदी शिक्षक संबंधी जो परीक्षाएं होती हैं उनके तथ्यों के अनुसार जो उपयोगी क्लासेज होती हैं, उस तरह से आपको कहीं पे कोई क्लास नहीं मिलेंगी। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे क्योंकि आप शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए चल रहे हैं। जो कैंडिडेट हमसे बाद में भी जुड़ते हैं उनका भी हम देखते हैं कि फर्स्ट क्लास से वो भी फिर अपना मतलब एक तथ्यों का संकलन करते हैं। तो देखिए, एक इतना अच्छा कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। आप एक शिक्षक बन सकते हैं हिंदी के, सरकारी सेवा में आप जा सकते हैं, वो भी कुछ किताबों को पढ़ के। और हम जो क्लास लेके आ रहे हैं इनके तथ्यों का संकलन अगर आप एक जगह कर लेते हैं तो ठीक है, आगे आपकी जैसी इच्छा है आप ऐसा कीजिएगा। इसी के साथ में जो कैंडिडेट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उद्देश्य मात्र इतना है कि यहाँ पर जो कवियों के कथन हैं, कहे हुए कवियों के विषय में आलोचकों के द्वारा कहे गए कथन हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, बच्चन सिंह हैं, शुक्ल जी हैं, इन सब के जो कथन हैं वो हम आपको PDF के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। और कवियों की जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ होती हैं वो भी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो चलिए समय नहीं व्यर्थ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, इस समय चल रहे हैं रीतिकाल में। रीतिकाल में भी रीतिबद्ध कवियों की ये अंतिम क्लास है। आज इसमें हम सभी रीतिबद्ध कवियों को देख लेंगे जो हमारे शेष बचे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे क्योंकि हमें फिर अगली वीडियो में रीति सिद्ध कवियों को देखना है। चलिए बात कर लेते हैं रसिक गोविंद की। रसिक गोविंद जी को देखेंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं, जहाँ से प्रश्न बनेंगे, बनने की संभावना होगी वहाँ पे हम आपको अंडरलाइन कर देंगे। उन्हीं तथ्यों पे आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। बात करते हैं जन्म की, तो 1743 ईस्वी में राजस्थान के जयपुर जिले के नाटावाड़ी गोत्रीय खंडेलवाल वैश्य परिवार में हुआ था। किनका? रसिक गोविंद जी का जन्म। ठीक है, निधन की बात करें तो 1838 ईस्वी में हुआ है। गुरु की बात करें इनके तो सर्वेश्वर शरण देवाचार्य थे। गुरु से प्रश्न बनने की संभावना होती है, हो सकता है कि मिलान वाले प्रश्न भी आपके यहाँ से बन जाए। ग्रंथों में बात कर लेते हैं, रामायण सूचनिका है, कलि जुगरासो है, अष्टदेश भाषा, समय प्रबंध। ठीक है, युगल रस माधुरी, पदावली, रसिक गोविंदानंद घन, पिंगल, लक्ष्मण चंद्रिका, रसिक गोविंद। ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण है आपकी वो है एक आपकी रसिक गोविंद। रसिक गोविंदा घन ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये 4 प्रबंधों में विभक्त एक विशाल ग्रंथ है इनका। ठीक है, तो ये इनके 2 ग्रंथ आपको याद रखने हैं। थोड़ा सा समय प्रबंध पे भी ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि समय देवता इस तरीके से भी आगे जाके हम रचनाएं देखेंगे। तो समय प्रबंध अगर सेम कोरिलेट नाम से अगर रचना पूछी जाती है तो समय प्रबंध रसिक गोविंद जी की रचना है जो रीतिकालीन कवि हैं, रीतिबद्ध। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं लक्ष्मण चंद्रिका। लक्ष्मण चंद्रिका के विषय में है कि लक्ष्मण नामक कान्यकुब्ज ब्राह्मण को शिक्षा देने हेतु लिखी थी। तो
यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। देखिए लक्ष्मण चंद्रिका से क्या प्रश्न बनेगा इनसे कि आपने देखा होगा अभी तक कि पहले भी कुछ रचनाएं किसी को शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखी गई थी। जैसे कि आप देखेंगे सूरदास की कौन सी रचना है जो उन्होंने नंददास को शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखी थी। ठीक है। केशवदास की कौन सी रचना है जो उन्होंने नर्तकी राय प्रवीण को शिक्षा देने के उद्देश्य से रचना लिखी थी। दोनों में आप कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 3 रचनाएं चूंकि एक से सम्मान में एक से विषय वस्तु को लेकर हैं, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। बात कर लेते हैं गोविंदानंद घन, यह 4 प्रबंधों में विभक्त है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले कवि की। अगले कवि हैं दुल्हा कवि। दुल्हा कवि के विषय में हम पहले भी थोड़ा सा जान चुके हैं कि इनके पिता उदयनाथ, इन्हीं का नाम कविंद्र भी बोला जाता है इनको, व दादा कालिदास त्रिवेदी, याद आ रहा होगा कालिदास हजारा। ठीक है। तो इनके पोते थे। हमने बताया था कि रीतिबद्ध परंपरा में 3 पीढ़ियां एक साथ आपको देखने को मिली हैं। कालिदास त्रिवेदी, उदयनाथ उनके पुत्र और आपके दुल्हा कवि उनके पोते। ठीक है। दादा, पिता और पुत्र तीनों लोग एक उसमें देखने को मिले हैं। इनका एकमात्र प्रसिद्ध ग्रंथ है, कौन सा है? कविकुल कंठाभरण। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे और रचनाओं की विशेषताएं। चलिए, हम कह रहे हैं थोड़ा सा तेजी से आपको चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम आज रीतिकाल के जो रीतिबद्ध कवियों में जो श्रृंखला है उसको कंप्लीट करेंगे। और देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। कहते हैं ना कि आहत कंगन को आरसी क्या। ठीक है। लेकिन आपको इतना तो लग ही रहा होगा कि हम कितना मेहनत करके आपके लिए क्लास लाते रहे हैं। बात करते हैं उजियारे कवि। नंबर आप अपने से स्वयं डालिएगा। उजियारे। ठीक है। ये वृंदावन निवासी, ये वृंदावन निवासी सनाढ़ ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नवल शाह था। ठीक है। रचना की बात कर लेते हैं। इनकी रचनाएं, यहां से सिर्फ रचनाओं से प्रश्न बनेगा। जुगल प्रकाश, जुगल प्रकाश, रस चंद्रिका। पहले नंबर पे जुगल प्रकाश है, दूसरी है रस चंद्रिका। ठीक है। रस चंद्रिका, इसमें 16 प्रकाश हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। अगले कवि देखते हैं राम सिंह, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे नहीं बनेगा लेकिन विकल्प में बन जाएगा। राम सिंह, ये नरवरगढ़, ये नरवरगढ़ राजस्थान में है। नरेश छत्र सिंह के पुत्र थे। छत्र सिंह के पुत्र थे। ठीक है। आगे ग्रंथ की बात कर लेते हैं। इनके जो ग्रंथ थे कौन कौन से थे? पहला है जुगल विलास, जुगल विलास। दूसरे नंबर पे है रस शिरोमणि, रस शिरोमणि। तीसरे नंबर पे है अलंकार दर्पण, अलंकार दर्पण। और आपका 4th नंबर पे है रस निवास, रस निवास। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अगले कवि माखन कवि। माखन कवि, यहां से सीधे सीधे प्रश्न बनेगा। इनकी रचना की ही बात कर लेते हैं। रचना क्या है इनकी? तो सीधी है इनकी रचना। श्री नाग पिंगल अथवा छंद विलास। एक ही नाम है रचना का, अथवा छंद विलास। अगर छंद विलास दे दे तो भी आपके माखन कवि की रचना है। समय है 1702 ईस्वी, 1702। ठीक है। यह रचना 3 प्रकरणों में विभक्त है। छंद विलास जो है यह है 3 प्रकरणों में विभक्त है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है। ये कितने में विभक्त है प्रकरण में, ये पूछा जाता है। अन्य में देख लेते हैं अन्य रचनाएं माखन कवि की।
अन्य रचनाओं में देखते हैं भक्त चिंतामणि। भक्त चिंतामणि के बाद में दूसरे नंबर पे देख लेते हैं राम प्रताप। राम प्रताप। तीसरे नंबर पे है सुदामा चरित। सुदामा चरित। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अगले कवि की। अगले कवि हैं रघुनाथ बंदीजन। रघुनाथ बंदीजन। रघुनाथ बंदीजन, इनकी रचनाएं हैं। पहली है रसिक मोहन। रसिक मोहन 1739 ईस्वी इसका समय है और यह अलंकार निरूपक ग्रंथ है, महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरे नंबर पे लिखिए काव्य कलाधर। काव्य कलाधर का समय लिखिए 1745 ईस्वी। 1745 ईस्वी। आगे है रसरूप। अगले कवि हैं रसरूप। इनकी रचना है तुलसी भूषण। तुलसी भूषण। समय है 1754। यह अलंकार संबंधी ग्रंथ है। देखिए, जिसमें भूषण लगा हुआ है वो तो अलंकार संबंधी ग्रंथ ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा, रसिक मोहन में अलंकार संबंधी ग्रंथ, क्योंकि भूषण का मतलब ही होता है भूषण का मतलब ही होता है आभूषण, यानी कि अलंकार। आभूषण को भी अलंकार कहा गया है। ठीक है, सेवादास की बात कर लेते हैं आगे। सेवादास की रचनाओं में पहली है रस दर्पण। दूसरे नंबर पे बात करें रघुनाथ अलंकार, और तीसरे नंबर पे यदि बात करें तो गीता महात्म्य। गीता महात्म्य। ठीक है, चलिए थोड़ा सा विस्तार देख लेते हैं इन रचनाओं में। बात करते हैं कवि उजियारे या उजियारे कवि। ये सब रीतिकालीन कवि हैं और रीतिकाल में भी हम पढ़ रहे हैं इस समय रीतिबद्ध। रीतिबद्ध जिसको समझना हो और समझ में नहीं आया हो वो पहली क्लास जाइएगा। रीतिकाल में विशेषताएं और जहाँ पे आप नामकरण और विकास देखेंगे वहाँ पे हमने अच्छे से क्लियर किया है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि आप शुरू से क्लास देखिए तो आप एक रिदम में चलेंगे, बहेंगे, तो आपको प्रवृत्तियां जो है वो समझ में आती चली जाएंगी। रीतिकाल की प्रवृत्तियां क्या हैं, या रीतिकाल में जो प्रवृत्तियां चल रही हैं, विशेष करके वो प्रवृत्तियां रीतिकाल से पहले किसमें देखी गई हैं, भक्तिकाल में पूर्ण रूप से नहीं देखी गई हैं। उनका बीज कहाँ से उत्पन्न हुआ है, किन रचनाओं से हुआ है, किन कवियों से हुआ है, ये सब आपको शुरू से आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, उजियारे कवि की बात कर लेते हैं। ये वृंदावन निवासी सनाढ़ ब्राह्मण थे। कैसे ब्राह्मण थे? सनाढ़। ठीक है, रचनाओं की बात करें तो जुगल प्रकाश, रस चंद्रिका। जुगल प्रकाश, रस चंद्रिका इनकी रचनाएं हैं। आगे बात कर लेते हैं, अगले कवि हैं राम सिंह। ये छुटके कवि, हमने पहले ही बोला था कि सबको एक ही लिस्ट में देख लेंगे। राम सिंह ये नरवरगढ़ नरेश जो छत्र सिंह हैं उनके पुत्र थे। ठीक है, राजस्थान में है। ग्रंथ है इनका जुगल विलास, रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण, रस निवास। रस निवास, अलंकार दर्पण थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, और जुगल विलास थोड़ी सी महत्वपूर्ण रचना है। थोड़ा सा देख के रहिएगा क्योंकि यहाँ से विकल्पों में आपको आसानी रहेगी। अगले कवि की बात कर लेते हैं माखन कवि। रचना है इनकी श्रीनाग पिंगल अथवा छंद विलास। ये छंदों से संबंधित रचना है। प्रकरणों में बात करें तो ये 3 प्रकरणों में विभक्त है। समय 1702 ईस्वी इसका समय है। किसका? श्रीनाग पिंगल अथवा छंद का, छंद विलास का। अन्य रचनाएं हैं माखन कवि की भक्त चिंतामणि, राम प्रताप, सुदामा चरित। थोड़ा सा आप सुदामा चरित को देख के रहिएगा क्योंकि सेम रचनाएं आपको टकराएंगी जरूर। रघुनाथ बंदीजन, अगले कवि हैं रघुनाथ बंदीजन। इनकी रचना है रसिक मोहन। रसिक मोहन, ठीक है। रसिक मोहन का समय 1739 ईस्वी है और यह है अलंकार संबंधी ग्रंथ है। देखिए रसिक मोहन थोड़ा सा नाम से प्रतीत होता है जैसे कि जिन रचनाओं में आप देखेंगे वो रस से संबंधित हैं, ठीक है। रस विलास, रस निवास, रस मंजरी, हाँ क्षमा कीजिएगा रस मंजरी से ध्यान आया। रस मंजरी को एक आलोचक हैं डॉक्टर शिवनाथ पांडे,
काव्यशास्त्रीय आलोचक हैं, उन्होंने उसको आयुर्वेद की संज्ञा दी है। उन्होंने माना है कि इसमें श्रृंगार ना होकर, रस ना होकर, ये एक आयुर्वेद संबंधी ग्रंथ है। ये अभी तथ्य थोड़ा सा टकराया तो ध्यान आ गया, ठीक है। तो इसीलिए हम बता रहे थे कि रसिक मोहन, रसिक चूँकि रसिकता से है, आपको लगेगा कहीं ना कहीं इसमें श्रृंगार है, श्रृंगार रस है, इस तरह से तथ्यों का अनुमान हम लगाते हैं जब परीक्षा हॉल में बैठते हैं। लेकिन ये अलंकार संबंधी ग्रंथ है, जो थोड़ा सा भी अलग होता है हम उस पर विशेष चर्चा करते हैं ताकि आपका एक नंबर आपका ना कटे। बात करते हैं काव्य कलाधर, 1745 की रचना है इनकी। इसमें बस यही थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, रसिक मोहन। रस रूप की बात कर लें तो इनकी रचना है तुलसी भूषण, 1754 की रचना है। और भूषण से, जैसे कि हम बता रहे हैं कि भूषण का मतलब होता है आपका अलंकार, ठीक है, आभूषण, ठीक है। तो अलंकार संबंधी जिनमें ज़्यादातर भूषण जो रचनाएं हैं उनमें भूषण लगा हुआ है, वो अलंकार संबंधी ही ग्रंथ हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं सेवादास की। तो सेवादास की रचना है रस दर्पण, रघुनाथ अलंकार, गीता महात्म्य। रस दर्पण और गीता महात्म्य थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, लेकिन क्लासों को शेयर करते रहिए क्योंकि कोई एक भी चूक ना जाए। हम नहीं चाहते कि कोई पैसे के अभाव में चूक जाए, ठीक है। जब हम सारा कुछ फ्री दे रहे हैं तो आप भी थोड़ी सी अपना सहयोग दे दीजिए। हम तो इतना सहयोग दे रहे हैं, ऐश वस्त होते हुए भी आपको क्लासेस कंटिन्यू दे रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा सहयोग करते रहिए। आगे बात कर लेते हैं चंद्रशेखर वाजपेयी। चंद्रशेखर वाजपेयी ये छोटे छोटे कवि हैं, लेकिन इनकी रचनाओं से प्रश्न बनेगा। रचनाएं हैं इनकी हमीरहट, और दूसरे नंबर पे है इनकी रसिक विनोद। अब वही ट्रिक फॉलो कीजिएगा जो सेम रचनाओं की श्रृंखला आप अलग लेकर चलेंगे। बात कर लेते हैं राम सहाय। राम सहाय की बात करेंगे तो वृत्त तरंगिणी पहली है, वृत्त तरंगिणी। इसका समय है 1816 और यह है 4 तरंगों में विभक्त है, 4 तरंगों में विभक्त है। दूसरी रचना की बात करें तो श्रृंगार सतसई और वाणी भूषण। अब आप समझ गए होंगे कि ये वाणी भूषण किससे संबंधित रचना है इनकी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मंडन कवि। अगले हैं मंडन कवि। मंडन कवि की रचनाओं की बात करें तो रस रत्नावली पहली है, रस रत्नावली। दूसरी है इनकी रस विलास। तीसरी है काव्य रत्न, और 4th नंबर की रचना है जनक पचीसी। पचीसी का मतलब है सीधे सीधे इसमें 25 पद होंगे, ठीक है। आप इस तरीके से थोड़ा देख के चलिएगा। अगले कवि की बात कर लेते हैं तो श्रीपति। रचनाओं में पहली रचना है काव्य सरोज। दूसरे नंबर पे बात करें तो कवि कल्पद्रुम, और तीसरी है रस सागर, रस विलास। इस तरीके से आप एक जगह काउंट कर लीजिएगा। तो रस सागर, रस का सागर कौन है भाई? श्रीपति। श्री जी के जो पति हैं वो रस के सागर हैं। चलिए बात कर लेते हैं, थोड़ी सी रचनाओं पे एक दृष्टि डाल लेते हैं। 2-3 कवि बचे हैं। चंद्रशेखर वाजपेयी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन विकल्प काटने में आपको ये इन कवियों में से भी सहायता मिलेगी। चंद्रशेखर वाजपेयी, इनकी रचना है हमीरहट और रसिक विनोद। ये चंद्रशेखर वाजपेयी ने जो राजा थे हमीर, उनको समर्पित करके उनके शौर्य का वर्णन इन नायक नायिका भेद संबंधी जो श्रृंगार निरूपण होता है उससे संबंधित इसमें पद रचे हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं राम सहाय की। तो वृत्त की तरंगिणी ये 1816 की है और यह रचना 4 तरंगों में विभक्त है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है,
ठीक है, सीधा सीधा होगा कि वृत्तरंगड़ी के, या सीधे यहाँ से प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित के अध्यायों जो अध्याय हैं उनको सुमेलित कीजिए। वृत्तरंगड़ी दिया होगा, उसके अध्यायों को क्या कहा गया है, तो तरंग कहा गया है। ठीक है, श्रृंगार सतसई, श्रृंगार संबंधी, इसमें सतसई का मतलब है 100, 700 + 2 है। वाणी भूषण, ये अलंकार संबंधी ग्रंथ होगा आपका, राम सहाय का। मंडन कवि की बात कर ले तो रस रत्नावली है, रस विलास है, काव्य रत्न है, जनक पचीसी है। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इनकी आपको यही याद रखनी है। ठीक है, और काव्य रत्न थोड़ा सा देख लीजिएगा, और रस रत्नावली। श्रीपति जी की बात कर ले तो काव्य सरोज और काव्य कल्पद्रुम, दोनों थोड़ी महत्वपूर्ण है। काव्य कल्पद्रुम से प्रश्न बनता है। और रस सागर, रस के सागर भी किसकी रचना है, श्रीपति जी की। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे बात कर लेते हैं रसिक सुमति। अगले कवि हैं रसिक सुमति, इनकी रचना है अलंकार चंद्रोदय। अलंकार चंद्रोदय, दिखने के लिए कोई नहीं कहिएगा। भूपति, अगले कवि हैं भूमि के पति यानी कि भूपति। इनका दूसरा नाम है गुरुदत्त सिंह। गुरुदत्त सिंह, इनकी रचनाएं हैं सतसई। दूसरे नंबर पे है कंठाभूषण, और तीसरे नंबर पे है रस रत्नाकर। रस रत्नाकर। ठीक है, अगले कवि देख लेते हैं। अगले कवि हैं चंदन कवि। चंदन कवि की बात करें तो इनकी पहली रचना है सतसई, इसी बोर्ड पे देख लेते हैं सतसई। दूसरे नंबर की है श्रृंगार सागर। श्रृंगार सागर, रस सागर, श्रृंगार सागर, इनको आप एक जगह को रिलेट कर लीजिएगा। इसके बाद में है कल्लोल तरंगड़ी, वृत्त तरंगड़ी। अब यहाँ पे है कल्लोल तरंगेड़ी। ठीक है, थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है ये रचना। अगले कवि हैं बेरीसाल। बैरीसाल, बैरीसाल कवि की बात करें तो रचना है भाषाभरण। अगली बात करें तो नंद किशोर। नंद किशोर की है पिंगल प्रकाश, रचना है पिंगल प्रकाश। तो पिंगल यानी कि छंद संबंधित है, तो पिंगल प्रकाश। आगे बात कर लेते हैं नंद किशोर के बाद में जसवंत सिंह द्वितीय। जसवंत सिंह, एक तो वो पढ़े थे भाषा भूषण वाले, और ये जसवंत सिंह द्वितीय हैं। जसवंत सिंह द्वितीय कर लीजिएगा इनको। ठीक है, इनकी रचना है श्रृंगार शिरोमणि। श्रृंगार शिरोमणि। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नवीन। अगले कवि हैं नवीन। नवीन कवि की रचना में बात कर ले तो रंग तरंग पहली रचना है इनकी, रंग तरंग, और दूसरे नंबर की रचना है इनकी सुधारस। ठीक है, अगली रचना देख लेते हैं बेनी बंदीजन। बेनी बंदीजन, इनकी रचना है टिकेत राय प्रकाश। टिकेत राय प्रकाश, और दूसरी रचना है इनकी रस विलास। रस विलास। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बच्चों की शिकायत, आप सभी की शिकायत आती है कि मैम स्क्रीनशॉट नहीं लेने देती हैं। चलिए बात कर लेते हैं रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों की समाप्ति पे। ठीक है, तो रसिक सुमति हैं, इनकी रचना है अलंकार चंद्रोदय। जाहिर सी बात है, अलंकार से संबंधित है। भूपति, इन्हीं का नाम है गुरुदत्त सिंह। देखिए यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना हो जाती है। भूपति का मूल नाम क्या है, तो गुरुदत्त सिंह, या गुरुदत्त सिंह का दूसरा नाम क्या है, तो भूपति, भूमि के पति। रचना है इनकी सतसई कंठाभरण।
थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, रस रत्नाकर छोड़ भी सकते हो, लेकिन पढ़ के निकलिएगा इन सब रचनाओं को। बात कर लेते हैं चंदन कवि की। तो चंदन कवि की रचनाएं हैं सतसई, इनकी भी सतसई है, इनकी भी सतसई है, आप इनको कट कर सकते हो। श्रृंगार सागर, कल्लोल तरंगणी थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है, जहाँ रस तरंगणी, वृत्त तरंगणी आपको देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर कल्लोल तरंगणी आपको थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है। बेरीसाल की भाषा भरण, भाषा भूषण जसवंत सिंह, तो भाषा भरण भी प्रश्न बन सकता है बैरीसाल से। अगले कवि हैं नंदकिशोर। पिंगल प्रकाश, पिंगल प्रकाश यानी कि ये छंद से संबंधित, इसमें छंद निरूपण किया गया है इस रचना में। बात कर लेते हैं जसवंत सिंह द्वितीय की। इनकी रचना है श्रृंगार शिरोमणि। ये भी इसमें भी नायक नायिका संबंधी जो श्रृंगार और काव्य के जो संबंधित तत्व हैं, काव्य हेतु, काव्य प्रकाश, काव्य हेतु, काव्य गुण, काव्य दोष, इन सब का विवेचन भी इन्होंने किया है। बात कर लेते हैं अगले कवि नवीन की। नवीन कवि की रचना है रंग तरंग और सुधारस। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, थोड़ा सा रंग तरंग को ही देख लीजिएगा, वरना महत्वपूर्ण नहीं है, इनको आप हटा भी सकते हो। इनको सिर्फ एक दो बार आप पढ़ के रहिएगा। बेनी बंदीजन की बात कर लेते हैं। तो बेनी बंदीजन की रचना है टिकेत राय प्रकाश और रसविलास। रसविलास को आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन टिकेत राय को पढ़ के रखिएगा, ठीक है। तो ये थे आपके रीतिबद्ध कवि, जो भी रीतिबद्ध कवि थे अभी तक के जो इतिहास ग्रंथों में हैं, जहाँ से देखिए एक भी रचना से प्रश्न बन सकता था, वो सभी हमने करा दिए हैं। इसके बाद में अगली 1 या 2 वीडियो में हम मतलब जैसे भी होगा, जितना विस्तृत होगा, उसी के अनुसार हम देखेंगे रीति सिद्ध कवियों को, रीति सिद्ध कवियों में, और उसके बाद में रीति मुक्त कवियों को देखेंगे। इसी के साथ में फिर एक क्लास में हम देखेंगे कि रीति काल के अंतर्गत जो अन्य प्रवृत्तियाँ थीं, भक्ति संबंधी, वीर रस संबंधी और नीति संबंधी, इन सब में भी जो जो रचनाएं लिखी गई हैं, उनको एक लिस्ट के साथ में हम लेके आएंगे, और वो जो अंतिम हमारी क्लास होगी रीति काल की, वो सबसे बेहतर होगी। इसीलिए कहते हैं कि आप हमसे जुड़े रहिएगा और जितना हो क्लासों को शेयर करते रहिए, क्योंकि हम जितना मेहनत कर रहे हैं, फीडबैक उतना हमें कम मिल रहा है, ठीक है। और इसी के साथ में कुछ बच्चों की कमेंट्स आ रही थी कि मैम कैसे पढ़ें, कैसे क्या करें। तो देखिए, पढ़ने का सीधा सा सरल उपाय है, एक बार बता देते हैं। बहुत सारे बच्चों की शिकायत, जब फ़ोन आते हैं, कमेंट आती है या मैसेज आता है पर्सनल, तब हमें लगता है कि बता देना थोड़ा सही है, ठीक है। देखिए, आपने पहली बात तो ये है कि कोई जिस भी तरह से है, देखिए अगर आप किसी का टाइम मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, आप एक दिन फॉलो कर सकते हैं, आप प्रतिदिन उस टाइम मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर सकते। इसीलिए आपको अपना टाइम मैनेजमेंट, आपको अपने समय का प्रबंध स्वयं से करना पड़ेगा। मैं या कोई और आपको कराए वो उचित नहीं है, क्योंकि आपकी जो दिनचर्या है वो आपके अकॉर्डिंग है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा टाइम मैनेज करके चलिए कि कम से कम 4 से 6 घंटे आपको प्रतिदिन देना है। 6 नहीं दे पा रहे हो, आप 4 दीजिए। और लाइव ये जो हमारी क्लासेज रहती हैं, इनको छोड़ने के साथ में जिनकी ये शिकायत है कि हम किताबें कौन सी पढ़ें, किताबों की भी एक जो लिस्ट है, जो वीडियो है, वो प्लेलिस्ट में डली हुई है, आप उनमें से चयन कर लीजिएगा। हमने बताया था कि किस किताब में क्या क्या पोर्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मूल पुस्तकें, सहायक पुस्तकें भी हमने सारी बताई थी आपको। उसके साथ में आप क्या क्या पढ़ सकते हो, ऑप्शनल में भी हमने बताया था कि आप इनको भी पढ़ सकते हो। कौन सी किताबें आप परीक्षा से 2 महीने पहले पढ़ें और किन किताबों को आप अभी से पढ़ें, मूल किताबों में आप किनको पढ़ें, ये सब हमने विस्तृत चर्चा एक वीडियो में की थी, और वो प्लेलिस्ट में डली हुई है, आप उसमें जाके देख लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ में सबका आता है कि समय, तो देखिए समय सभी के पास सेम रहता है, समय सभी को बराबर मिलता है, ये आप भी जानते हो, ठीक है। चाहे जो यूपीएससी क्रैक करता है, चाहे जो टीजीटी पीजीटी या ग्रुप डी की परीक्षा पास करता है, सभी के पास समय बराबर रहता है। लेकिन आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट क्या करना होगा कि जो टॉपिक आपने आज पढ़ा है, आज का मतलब है आपका 14 जून, ठीक है। अब इस टॉपिक को आपको दोबारा से कब पढ़ना है, 15 जून, 15 तारीख को फिर से आपको, यानी कि आपको 24 घंटे में इसको एक बार रिवीजन करना है। जो भी आपने तथ्य पढ़े हैं, आपने मूल पुस्तकें पढ़ी हैं, सहायक पुस्तकें पढ़ी हैं, जो भी पढ़ा है, निरंतरता रखनी बहुत ज़रूरी है, ये हम बार बार बता रहे हैं। इसी के बाद में आप इसको फिर इसके बाद आप इसको 48 घंटे बाद आप फिर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप 1 सप्ताह में पढ़िए, 1 सप्ताह में पढ़ने का मतलब है रिवीजन दीजिए। फिर आप 15 दिन में पढ़िएगा, और उसके बाद 1 माह,
इतनी बार जब आप इसको टॉपिक को पढ़ लेंगे, सपोज मानिए आप इसी टॉपिक की बात कीजिए, अभी जो रीतिबद्ध कवियों की अंतिम क्लास हमने देखी, आप इसी टॉपिक की बात कीजिए तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से आपका 15-15 मिनट। और पहली बार जब आप पढ़ेंगे तो अगर आधे घंटे की क्लास है तो आपका 20 मिनट तो लगेगा ही। आप कितना भी तेज स्पीड में देखिए, हम मानते हैं 20 मिनट आपका लगेगा। उसी के बाद में फिर आप दोबारा जब अपने नोट्स, इसीलिए कहते हैं कि आप नोट्स अपने से बनाइए। देखिए PDF के लिए हर कोई कैंडिडेट कहता है कि मैम PDF प्रोवाइड करा दीजिए जो आप लिखाते हो। PDF आपके फ़ोनों में हज़ारों से ऊपर पड़ी होंगी, 100, 150, 200 PDF आपके फ़ोन में हो सकती हैं, यकीन मानिए। लेकिन वो PDF सिर्फ PDF हैं। अगर आप उनका प्रिंट निकलवाएंगे, इतने की आप नोटबुक खरीदेंगे इतने पैसे की, उतने से दुगने की आप PDF निकलवाएंगे, PDF का प्रिंट। उसमें भी प्रिंट हल्का आ गया तो आपको समस्या होगी, दिखेगा नहीं। बहुत ज़्यादा डार्क आ गया तो शब्द मिल जाएंगे, आपको वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए देखिए शॉर्टकट ना अपनाइए। आप एक अच्छे शिक्षक हैं, भावी शिक्षक हैं बनने वाले। कुछ तो इस समय प्रेजेंट में भी शिक्षक हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हैं, चाहे जैसे भी हैं, कुछ गवर्नमेंट में भी हैं। तो आप अपने से नोट्स बनाइए, किसी दूसरे के नोट्स पे आप ना जाइए। हम तरीका बताते हैं, आप एक बार फॉलो करके नोट्स बना के देखिए, तब देखिए कि आप परीक्षा के अंतिम दिनों में आपके पास कितना अच्छा संकलन आपके पास होगा और आप सबसे बेहतर आपका होगा। क्योंकि हम जितना आपको दे रहे हैं उतना कोई कोचिंग संस्था हमें नहीं दे रहा कि दे रहा होगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको दे रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि आप हमारी ही क्लासेस देख के उस पर ही डिपेंड रहिए, नहीं, हम कह रहे हैं कि कोचिंग मतलब जो कोचिंग क्लास है, यानी कि हमारी जो क्लास है, उन क्लास को देखने के साथ में प्लस में मूल किताबें, मूल पुस्तकें, और मूल पुस्तकों के साथ में प्लस में आप रखिएगा सहायक पुस्तकें, और इसी के साथ में सहायक पुस्तकों के साथ में प्लस में आप रखिएगा सोल्व्ड पेपर्स, ठीक है, जो आ चुके हैं अभी तक। इनको हल कीजिए। हम कहते हैं, हम बार बार यही कह रहे हैं कि आपने हमारी क्लासों में जितना पढ़ा है अभी तक, अब जैसे रीतिबद्ध तक हम पढ़ चुके हैं, तो आप कोई भी पेपर उठाइए, उसको फिर आप सोल्व कीजिए, तब देखिए कि आपका पढ़े हुए में से कितना, हमारे पेपर में से जो प्रश्न पत्र बना है, आप कितना कर ले जा रहे हैं। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाइए, जहाँ तक आपने पढ़ा है उसको आप देखिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। और इसी के साथ में आप ये भी देखते रहिएगा कि आपकी परीक्षा पढ़ने की जो दृष्टि है, जैसे हम आपको बताते हैं, आप उसी तरीके से थोड़ा सा दृष्टि को विस्तार दीजिए। क्योंकि हम देखिए, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको दूसरे तीसरे दिन मोटिवेशनल या इस तरह की वीडियो लेके आऊँ। साहित्य अपने आप में एक मोटिवेशनल है, साहित्य अपने आप में एक सकारात्मक है। आप किसी भी आलोचक की कोई पंक्ति उठाइए, किसी भी कवि की कोई पंक्ति पढ़िए, किसी भी कहानी को, किसी उपन्यास को, किसी नाटक को, किसी निबंध को, आप किसी विधा को, और विधाओं में तो जब आप पहुँचेंगे, संस्मरण में, रेखा चित्रों में और आत्मकथाओं में, जीवनी में जब आप पढ़ेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आप में इतना मोटिवेशनल आपको देखने को लगेगा कि हम तो कुछ भी नहीं हैं इन अभावों में, ठीक है। आप गोविंद मिश्र जी की जीवनी पढ़िए, बयां में बहार, आप समझ पाएंगे कि कैसे एक छोटे से गांव से उठ के और इतने बड़े साहित्यकार हुए हैं, जिनको साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, और बचा है तो बस एक ज्ञानपीठ पुरस्कार, और वो भी जितना अच्छा उनका साहित्य लेखन है, कुछ समय लग रहा है, वो भी उनको मिलेगा। तो देखिएगा, आप एक सर्विस में रहते हुए इतना अच्छा साहित्य हमें देना बहुत आसान काम नहीं होता है, ठीक है। और जहाँ पे जो आप देख ही रहे होंगे कि केमिस्ट्री वाले भी हमारे साहित्य में हैं, इंग्लिश वाले भी हैं, और वो BSc वाले कैंडिडेट हैं जो गोविंद मिश्र जी हैं, वरिष्ठ कथाकार हैं इस समय समकालीन कथाकारों में। तो साहित्य अपने आप में मोटिवेशनल है, आप पढ़िए। जब तक आप साहित्य से रुचि पैदा नहीं करेंगे साहित्य में अपनी, तब तक वो आपको बोरिंग लगता रहेगा। आप इन रचनाओं को जब तक बोरिंग के तरीके से आप पढ़ते रहेंगे कि बोरियत महसूस आपको हो रही है, तब तक वो दूर भागेंगी। जब आप इनमें आनंद पैदा करना शुरू कर दोगे तो ये आपसे बातें करेंगी, रचनाएं भी बातें करेंगी, कवि भी बातें करेंगे, साहित्यकार भी बातें करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, लेकिन आप अपने साहित्य में ही मोटिवेशनल ढूंढिए। और सबसे पहला मोटिवेशनल हमने कई बार बताया होगा, अगर आप एक ही लाइन को फॉलो करते हैं कबीरदास जी की, कमेंट कीजिएगा कौन कौन कैंडिडेट समझ रहा है कि कबीरदास जी की कौन सी पंक्ति है जो सबसे मोटिवेशनल है, कमेंट कर दीजिएगा। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में रीति सिद्ध कवि बिहारी के साथ में, ठीक है। देखेंगे विस्तृत चर्चा के साथ में बिहारी को। आप सभी समय से पहले नोटिफिकेशन चेक करते रहिएगा और क्लास को देखिएगा।
ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में रीति सिद्धू कवि बिहारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।